हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 92 यानी 92। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो विधा पूछी गई है ऑप्शन सी यात्रा साहित्य। ठीक है, यह एक यात्रा वृतांत है। किसका है ये? अज्ञे का। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, ध्यान रखें। अरे यायावर रहेगा याद टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन सी अज्ञे। अज्ञे की कृति है अरे यायावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, तो अज्ञे की रचना है एक बूंद सहसा उछली और ये एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? ठीक है, तो एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है दोस्तों? ऑप्शन डी यात्रा वृत्त। ठीक है, शब्द आए यात्रावृत या यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य, तीनों बात एक ही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अज्ञे के। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? तो अभी हमने पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है अज्ञे जी का। ठीक है, अज्ञे द्वारा लिखित है ये एक बूंद सहसा उछली। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो बताना है कि यात्रा वृतांत राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? तो ऑप्शन सी पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर किसकी यात्रा वृत्त है ये? तो दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी ने सन 1952 में पैरों में पंख बांधकर अपनी यात्रा वृत्त लिखा। ठीक है, अपना यात्रा वृत्त लिखा। उनकी दूसरी यात्रा वृतांत रचना है दोस्तों उड़ते चलो उड़ते चलो। उड़ते चलो उड़ते चलो सन 1954 में लिखी गई रचना है ये। ठीक है, तो ध्यान रखें, राम वृक्ष बेनीपुरी के दो यात्रा वृतांत हैं। एक जो 1952 में आया पैरों में पंख बांधकर, दूसरा 1954 में आया उड़ते चलो उड़ते चलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान। व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रावृत्त है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ ये? भारतीय ज्ञानपीठ से। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच, यानी 1952 से 1953 दिसंबर से लेकर फरवरी। ठीक है, लगभग 3 महीने। ठीक है, तो इस बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। ठीक है, गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी मोहन राकेश ने दिसंबर से फरवरी के बीच, यानी 1952 से 1953 के बीच। ठीक है, यात्रा से लौटते ही यह लिख डाली थी। ठीक है, क्या? आखिरी चट्टान तक। ठीक है, अपनी कृति की रचना उन्होंने की।
फिर है अमृत राय की प्रमुख कृतियां। अब ध्यान दें दोस्तों, अमृत राय की बात हो रही है तो उनकी प्रमुख कृतियां हैं कौन सी? साहित्य में संयुक्त मोर्चा, साहित्य में संयुक्त मोर्चा। फिर है सुबह रंग, सुबह रंग। फिर है लाल धरती, लाल धरती। फिर है नई समीक्षा, नई समीक्षा। फिर है नागफनी का देश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस रचना पर। नागफनी का देश किसकी है? ये अमृत राय की रचना है। फिर है दोस्तों हाथी के दांत, हाथी के दांत। फिर है अग्नि शिखा, अग्नि शिखा। फिर है फांसी के तख्ते से, फांसी के तख्ते से। फिर है कस्बे का एक दिन, कस्बे का एक दिन। फिर है गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। फिर कटघरे जंगल, कटघरे जंगले, कटघरे जंगल नहीं है दोस्तों, कटघरे जंगले हैं, ठीक है। फिर है सहज चिंतन, सहज चिंतन। फिर है भटियाली, इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, गौर करेंगे। भटियाली एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। भटियाली किसकी रचना है? ये अमृत राय की रचना है, ठीक है। फिर है बतरस, क्या? बतरस, ये सभी किनकी रचनाएं हैं? अमृत राय की। फिर है चतुरंग, चतुरंग सारंग। फिर है सारंग और धुआं, चतुरंग अलग रचना है और सारंग और धुआं अलग रचना है, ठीक है। तो ध्यान रखें ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अमृत राय की। बाकी आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा वृत्त है? ये मोहन राकेश का। तो इतनी बात आप ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला विषय शुरू होता है। तो यात्रा वृत्त हमने देख लिए, अब हम देखेंगे गद्य काव्य एवं व्यंग्य, ठीक है। गद्य काव्य एवं व्यंग्य। तो ध्यान देंगे दोस्तों, प्रश्न 1, ठीक है, क्या है? गौर करेंगे। साधना, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें, गद्य काव्य की बात हो रही है, ठीक है। गद्य और पद्य में फर्क आपको पता होगा, ठीक है ना। लिखा भी होता है कि इस गद्यांश, ठीक है, इस पद्यांश, ठीक है। तो ध्यान रखें, यानी कि जो हमारी जैसे कहानी आपने देखी होंगी लिखी होती हैं वो गद्य में होती हैं, ठीक है। कविताएं जो होती हैं वो पद्य में होती हैं। तो इतना फर्क समझें आप। आगे देखते हैं, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए राय कृष्ण दास ने। किसने? राय कृष्ण दास ने लिखा है साधना गद्य साहित्य, गद्य काव्य, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। राय कृष्ण दास कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार एवं गद्य गीत लेखक हैं। किसके समकालीन है राय कृष्ण दास? प्रेमचंद, जो कि कहानी सम्राट माने जाते हैं उनके, ठीक है। और ये एक कहानीकार भी हैं और गद्य गीत लेखक भी हैं। ध्यान देंगे अब, साधना जो कि 1919 में आई रचना है। कैसा? साधना 1919 में आई गद्य काव्य है। इसके बाद अनाख्या जो कि 1929 में आई रचना है। फिर है सुधांशु, ये 1929 में आई रचना है। इसके बाद है प्रवाल जो कि 1929 में ही आई हुई रचना है, ठीक है। ध्यान दें, साधना कब? 1919, अनाख्या 1929, सुधांशु 1929 में, प्रवाल 1929 में। तो ये 3 रचनाएं जो हैं 1929 में आई हुई रचनाएं हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 1929 में ही प्रेमचंद का हिंदी साहित्य का इतिहास भी आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? राय कृष्ण दास की, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि भारत कला भवन की स्थापना की राय कृष्ण दास ने। बाद में 1950 में उसे
काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया था। चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी लिखित भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला अपने विषय के मौलिक ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? अपने विषय के मौलिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताइए। तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है दोस्तों ऑप्शन सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ध्यान रखेंगे, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम कुछ चंदन की कुछ कपूर की है। शास्त्री जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, उस पर गौर करेंगे दोस्तों। कवि निराला की वेदना तथा निबंध। ठीक है, फिर है चिंतन मुद्रा, फिर है अनुचिंतन, फिर है तुलसी के हेरी। इसके बाद है दोस्तों बांग्लादेश के संदर्भ में, जो कि एक रिपोर्टाज है। ठीक है, बांग्लादेश के संदर्भ में किसकी रचना है? विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना है। इसके बाद है दोस्तों उनका संस्मरण। क्या है? स्मरण को पाथ्य बनने दो विष्णुकांत शास्त्री जी का संस्मरण है। ठीक है, फिर देखते हैं सुधियां उस चंदन वन की, ये भी इन्हीं की रचना है। फिर है भक्ति और शरणागत, ये भी विष्णुकांत शास्त्री जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर है दोस्तों ज्ञान और कर्म, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछी भी जाती है। ज्ञान और कर्म विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनकी चुनी हुई कविताओं का संकलन इन्होंने अमर आग है, ध्यान से सुने, अमर आग है में किया है। किन्होंने? विष्णुकांत शास्त्री जी ने। तो ध्यान रखें, अमर आग है में किसकी कविताओं का संकलन है? तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ध्यान से सुनना, देखो प्रश्न कितना अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, निठल्ले की डायरी, पहली बात ये कैसा निबंध संग्रह है? हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह है। हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह। अब पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह है निठल्ले की डायरी। ठीक है, और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि हरिशंकर परसाई ने जो अपने निबंध लिखे हैं वो ज़्यादातर हास्य व्यंग्य निबंध ही लिखे हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है और पूछा भी जाता है कि उस निबंधकार का नाम बताइए जिन्होंने हास्य व्यंग्य निबंध से संबंधित निबंधों की रचना की है। तो आप ध्यान रखें, जब भी हास्य व्यंग्य की बात आएगी तो आप हरिशंकर परसाई टिक करके आएंगे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई के व्यंग्यों का एक संग्रह है। ठीक है, इसमें उनके 26 व्यंग्य शामिल हैं। कितने? 26 व्यंग्य शामिल हैं। ठीक है, व्यंग्य का मतलब ये होता है कि
मतलब उपहास उड़ाना किसी का, मतलब मीठी मीठी बातों में ही आप किसी का उपहास उड़ा दें। वो एक तो होता है कि आप ताना सा मारते हैं किसी को, अपनी बात कहते हैं, है ना, जिससे। और व्यंग्य क्या होता है दोस्तों, जिसमें कि आपकी बात का कहने का ढंग कुछ इस तरह का होता है कि आपकी बात भी पूरी हो जाए और सामने वाले को समझ में भी आ जाए और कोई बुराई भी ना बने। तो इस तरह का उपहास उड़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। वो मजाक मजाक में तीर मार देते ना, कुछ वही बातें, ठीक है, ध्यान दें। जिसमें समाज में फैले भ्रष्टाचार, किसमें, निठल्ले की डायरी में, ठीक है। जो इनका संकलन है, निबंध संग्रह है, इसमें 26 व्यंग्य शामिल हैं, ठीक है। जिसमें समाज में फैले भ्रष्टाचार, दिखावा और अफसरशाही आदि को उन्होंने अपनी कलम से निशाना बनाया। किससे, कलम से। देखो, कलम से क्रांति हो सकती है, आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है ना। हमारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द और हमारे कलम से चला हुआ एक एक शब्द, ठीक है, बड़ी से बड़ी क्रांति कर सकता है ना। अभिव्यक्ति में ही शक्ति होती है, आप इस बात को समझें, ठीक है। तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जब आप अपने मुंह से एक भी शब्द निकालें तो उस शब्द का अर्थ हो और आपकी बातें इतनी प्रभावशाली हो कि सामने वाला जब आपसे बात करे तो उसे समझ में आए कि वो किससे बात कर रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से अपना अंदाज बनाइए दोस्तों। तो ध्यान रखें, तो हरिशंकर प्रसाई में भी कुछ इसी तरह की प्रतिभा थी, ठीक है। अपनी बात को कुछ इस तरह से रखते थे कि सामने वाला घायल भी हो जाए, वही है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला हिसाब था इनका, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, हम अगले प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।